तो आइए आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का पेपर। आरआरबी ग्रुप डी जो हुआ था 13 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो आइए देखेंगे, एकदम आसान भाषा में देखेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा ट्रिक। आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं एकदम बेसिक से, ना आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक, बस केवल आपको सिंपल, बस केवल आपका बेसिक क्लियर हो ना, तो आरआरबी ग्रुप डी का पूरा 25 में से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं अभी केवल 12 से 13 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आइए देखिए, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक समुद्रीबाहु त्रिभुज के दो भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समुद्रीबाहु त्रिभुज है। समुद्रीबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जैसे मान लो ये और ये बराबर है, और दिया है दोनों की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कह रहा है इसके आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर, आधार यानी इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा है, इसका एरिया बताना है, तो एरिया बताना है। ठीक है, देखिए एरिया निकालने के लिए ना आसान से आप काम कर सकते हैं। पहले यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, ये जो होगा ना, ये दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। जैसे मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है ना, तो ए बी बराबर जो होगा बी सी होगा। ठीक है, तो ये पूरा 8 सेंटीमीटर था, तो ये कितना होगा, 4 होगा। ये भी कितना होगा, 4 होगा। आप एक फार्मूला दे जानते हैं, किसी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर हाइट ये है, बेस ये है, तो इसका एरिया फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो मैं यहीं फार्मूला लगाऊंगा एरिया का, तो एरिया फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए, तो लिखेंगे एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस मैं 4 ले रहा हूँ इंटू 4, और हाइट कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 है, ये 5 है, ये कितना होगा 3। ये आप जानते हैं नहीं कि मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें यदि जो आपका कर्ण हो अगर 5 हो, और इसमें से कोई भुजा एक 3 हो, तो दूसरी भुजा अपने आप 4 हो जाती है, यानी ये 3 4 5 चलता है। ठीक है, इसको जैसे कि आप हल भी कर सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 25 और 25 बराबर आएगा। फार्मूला होता है कर्ण का होल स्क्वायर और लंब का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी के हिसाब से तो इंटू हाइट कितना हो जाएगा 3, तो एरिया कितना आएगा 2 दूनी 4 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये पूरे एक नहीं है, ये केवल आधा ही का है, तो पूरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है डी सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी मूलधन पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से, देखिए समय दिया है 2 वर्ष, जो दिया है फिर लिख लेंगे, समय दिया है 2 वर्ष। ठीक है, आर दिया है 8% की दर से दिया जा रहा है, और ब्याज यानी एसआई जो मिल रहा है 192 रुपया। ठीक है, तो मूलधन क्या होगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। ठीक है, मुझे एसआई दिया है 192 रुपया, रख देंगे। पी मुझे मूलधन निकालना है, पी क्या है, मूलधन है, रेट है, अरे समय है। ठीक है, रेट मुझे दिया 8%, समय दिया है 2 वर्ष, अपन में 100। ठीक है, अब देखिए काटते हैं, 8 एकम 8, 8 दूना 16। ठीक है, बचेगा कितना 3, 32 हो जाएगा, 8 चौका 32, फिर 2 से काट देंगे 12, यानी पी मेरा कितना आ गया 12,000, मैंने 1200। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघात समीकरण इतने के मूलों की प्रकृति को वर्णित करता है। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 4x² माइनस में 7√3x और प्लस 12। ऐसे जब क्वेश्चन पूछ ले कि ना कि मूलों की प्रकृति क्या है, देखिए पूछा है मूलों की प्रकृति का वर्णन कीजिए, तो बस आप लोग को कुछ करना नहीं है, सीधा आपको क्या करना है, b² माइनस 4ac बराबर 20 का माइनस 4ac का मान निकाल लेना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको b क्या है, a क्या है, ac मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे इसको लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे a क्या है, a तुलना करेंगे, x² की जगह बगल में क्या है 4 है, तो ये बराबर 4,
एस के बगल में बी है, यानी यहाँ एस के बगल में देखिए -r√3 यानी बी बराबर -7√3 और सी बराबर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो आपको क्या करना है फिर इसके बाद सीधा निकालना है b² - 4ac। जैसे आपको पूछे मूलों की प्रकृति क्या है, ठीक है, तो अब b² क्या है, इसका होल स्क्वायर करेंगे 7×7 = 49, फिर इंटू 3, फिर -4, ए का मान रखेंगे 4 और सी का मान रखेंगे 12। ठीक है, कितना आ रहा है देखिए 3 9 27 और 3 चौके 12 2 14 और 4 चौके 16, 16 × 12, 16 × 12। ठीक है, 12 पंजे 7 72 और 12 एकम 12 और 7 19 192। ठीक है, तो ये देखेंगे तो ये अगर 147 में से 192 घटेगा क्या निगेटिव में मान आएगा, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, निगेटिव मान आ रहा है, यानी कि जो b² - 4ac का मान आ रहा है वो 0 से कम आ रहा है, यानी कि 0 से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो यानी इसका मूल क्या होगा, मूल जो होगा वो काल्पनिक मूल होगा। ठीक है, देखिए आपसे कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि अगर ऐसे आप लोग याद कर दीजिए 3 ठो होता है। देखिए अगर b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आएगा, ठीक, अगर इसे पॉजिटिव आएगा तो क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे मूल जो है वो अनइक्वल है, यानी कि मूल जो है वास्तविक है। क्या है, मूल वास्तविक है। और क्या बोलेंगे अलग अलग है, यानी अल्फा और बीटा का मान क्या है, अलग अलग है। यदि b² - 4ac का मान 0 आ जाएगा तो मैं क्या कहूँगा, इसके मूल जो है वास्तविक है और बराबर है। मूल वास्तविक है और अल्फा और जो बीटा का मान है ना वो भी बराबर होंगे। यदि b² - 4ac <0 है, ठीक है, 0 से छोटा है, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मतलब समझ रहे हो आप लोग कक्षा 12 में पढ़े होंगे आयोटा। अभी बहुत लोग नहीं भी पढ़े होंगे इसके बारे में, तो ये भी जान लीजिए कक्षा 10 में 12 में पढ़ते हैं आई। इसका जो मान होता है -√1, इसलिए जो मूल होता है उसको बोलते हैं काल्पनिक मूल है। एक अंक होती है। ठीक है, आप लोग इतना मत इसको मत ध्यान दीजिए, बस इतना आप 3 इसको याद रखिएगा। अब ग्रुप डी में देखेंगे, इसका फेवरेट क्वेश्चन है ये। आई नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, एक यात्रा 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। देखिए जो जो कह रहा है उसे लिखते रहिए। 1/3 भाग कितने जा रहा है, 25 किमी प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, फिर कह रहा है अगली 1/3 भाग यात्रा 40 किमी प्रति घंटा, फिर अगला 1/3 यात्रा 40 किमी प्रति घंटा जा रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, और शेष यात्रा 50 किमी प्रति घंटा, यानी जितना बचा 50 किमी प्रति घंटा। बचा कितना, देखिए 1/3 1/3 जोड़ देंगे, बचेगा 2/3, टोटल हो जाएगा 2/3, क्योंकि 1 ना, फिर और ये टोटल कितना होगा 1, तो 1 में से 2/3 जाएगा, बचेगा कितना 1/3। ठीक है, यानी कि कितना बचा 1/3, यानी कह रहा है 1/3 भाग 50 किमी प्रति घंटे चाल से जा रहा है। तो कहा कि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। औसत चाल के देखिए एवरेज निकालते हैं, एवरेज स्पीड, तो इसका क्या फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाद में टोटल टाइम। ठीक है, यानी कि कितना हम दूरी चले और कितना समय लगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। आप टोटल डिस्टेंस कितना है 1/3 1/3 1/3, यानी कि टोटल डिस्टेंस मान लिया 1 हो गया, और टोटल टाइम निकालेंगे, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी कि दूरी बट्टा चाल। देखिए दूरी बट्टा चाल, फिर दूरी बट्टा चाल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप इसको ऐसे भी करना करके आप इसको आसान भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ना 25 40 और 45 का वो ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेके उसी को मान लीजिए एक अंक, उसको टोटल डिस्टेंस मान लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ, ऐसे लंबा हो जाएगा। देखिए 25 का क्या एलसीएम होगा 5 × 5, 40 का क्या लिख सकते हैं 2 × 2 40, 20 10 5 × 5। ठीक है, और 50 को लिखेंगे 2 × 5 × 5, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यानी 8 × 25, 25 × 8 200 किलोमीटर।
अगर मैं 200/3 भी करूँ, हाँ, तो टोटल किमी हो जाएगा 200, तो 200 लिख लिया। तो मैं टोटल डिस्टेंस मानूंगा 200 किलोमीटर, ठीक है। तो अब मुझे एवरेज स्पीड निकालना था। मैं टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम करूँगा। टोटल डिस्टेंस कितना है 200, टोटल टाइम देखिए 200 किलोमीटर यानी 200 का 1/3 यानी 200 का 1/3 जा रहा है कितने में 25 किमी प्रति घंटा में, यानी 2500 का 4 यानी 4/3 घंटा लग रहा है। समझ रहे हो नहीं? यही क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। और चाल क्या है 25, दूरी कितनी है यानी वो टोटल 200 है तो 200 का आधा 200 का 3 200/3 हो जाएगा। और दूरी चाल बराबर दूरी बटा समय मुझको निकालना है, तो समय क्या हो जाएगा 200/3 × 25, 25 चौका 100, 4/3, ठीक है। अब ये दिखेगा नहीं, इसका दिखा नहीं होगा, फिर जैसे देख लीजिए। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय है, चाल कितनी है यहाँ से यहाँ तक वाले में, यहाँ से यहाँ तक वाले में देखिए चाल 25 किमी प्रति घंटा है। और उस दूरी 1/3, तो मैं टोटल दूरी कितना मान लिया हूँ, टोटल दूरी माना 200 किलोमीटर। तो समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल बराबर दूरी बट्टा समय, 4 रखा 25, दूरी है 200/3 अपन में समय टी, फिर टी का मान जब निकाला तो आ रहा है 4/3, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 1/3 यानी 200, फिर नेक्स्ट कितना जा रहा है 200 का 200/3 इंटू स्पीड कितना है इसका 40, 0 0 4 5 20 यानी 5/3 आएगा ये। फिर नेक्स्ट कितना है, अगला जा रहा है 50 से, तो उसमें टाइम निकालने कितना आएगा 200/3 × 50, 50 चौका 100, 4/3, 50 दूनी 2 2 4, हाँ 4/3, 225, 25 चौका 100, 25 नहीं, यहाँ पे देखिए गलती हुआ था 25 अट्ठा 200, ठीक है। यहाँ पे आएगा 8/3, ठीक है। अब देखिए तो टोटल हो गया 200 अपान में यहाँ पे काम मान लिया 3, 8 4 12 और 5 17, ठीक है। यानी 200/3 अपान में 17 यानी कि आ रहा 3 दूना 600 अपान में 17। अब भाग दे देंगे 600, 17 एकम 17 चौथे 51, 3 17 51 बचेगा कितना 9, 17 5 85 35 के आसपास देखिए है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। समझे कि नहीं? देखिए एवरेज का जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। आपको यही निकालना है, पहले टोटल डिस्टेंस निकालना है। थोड़ा जैसे ये बट्टा में जा रहा था इसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं इन तीनों कैल्शियम लेके उसको टोटल डिस्टेंस मान लिया। टोटल डिस्टेंस मान लिया कितना, अपने से जूम कर लिया 200 किलोमीटर। तुम कुछ भी जूम कर सकते हो 400 500, लेकिन जब एल्शियम लोगे ना थोड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है। अब तुम सब में अपन टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम निकलेगा टोटल अपन जैसे यहाँ से यहाँ के अगर मान लो जैसे कि कोई दिया है कि डिस्टेंस 200 किलोमीटर है और चाल तुम्हारी 50 किमी प्रति घंटा है, तो समय कैसे निकालोगे, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 संख्याओं का योग 9 है और उनके वर्गों का योग 41 है। देखिए एकदम सिंपल, ग्रुप डी मतलब एकदम सिंपल पेपर, आपको कुछ करना है बस आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। देखिए कह रहे 2 संख्याओं का योग 9 है। मान लीजिए 2 संख्या a + b 9, तो मैं अभी बेसिक से बता रहा हूँ, अभी तुम इसको तो सिंपल कर। और उनके वर्गों का योग 41 है, वर्गों का योग 41 है, ठीक है। ऐसा मुझे संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ूँ तो 9 आए और उनका होल स्क्वायर करके जोड़ूँ तो 41 आए, ठीक है। अब करना ही क्या है, ऑप्शन में देख लो। पहला ऑप्शन देखो 5 और 4 को 5 + 4 करें तो 9 आ रहा है, लेकिन अब इनको होल स्क्वायर करो 25 और 4 का होल स्क्वायर 16, कितना आएगा 11 3 1 4 41 आ रहा है, सही है। हो तो जा रहा है 5 है 25 और 4 को 16, 6 5 11 2 1 3 1 4 5 4 9, फर्स्ट ही सही हो जा रहा है, हो गया। कुछ करना ही नहीं, जो बोला था उसे लिख दिया, यानी कि जो कहा था कर दिया, हो गया।
पाँचवा छठवां। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा है पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है। मान लीजिए एक पिता है और उसके बच्चे हैं, कह रहा 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं कि योग का 3 गुना, यानी इसका जब आयु 1 होगा तो यानी इसका 3 गुना, 3 गुना मतलब नहीं 3 का गुणा कर देंगे 3 गुना है, ठीक है। कह रहा 6 साल बाद उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु की 3 गुनी है। 6 साल बाद, 6 साल बाद, लेकिन इसमें देखो 6 जोड़ोगे, लेकिन जब बच्चे हैं 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे का कितना जुड़ेगा, 12 बार जुड़ेगा। तो वो कह रहा है कि तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु 3 गुनी हो जा रही है। ये कुछ समझ नहीं आएगा आप लोग को। जैसे कि मान लो अगर एक बच्चा है उसका वर्ष 6 साल का है तो वो 6 साल के बाद कितना होगा, 12 साल। लेकिन यहाँ पे 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे हैं तो इन दोनों का योग होगा ना, 6 और 6 12, ठीक है, क्योंकि 6 साल बाद दोनों जुड़ेंगे, समझ गए। अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। यहाँ पे 2 गुना था, सॉरी, ठीक है। ठीक है, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 यानी 3 माइनस 2, ठीक है, बराबर लिखेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एकम 6 और 12 दूना 24, 24 में से 6 जाए कितना बचेगा, 18, यानी 1 का मान जो आ रहा है वो 18 आ रहा है, ठीक है। पूछा क्या था, पिता की आयु, पिता की आयु के लिए एक का वैल्यू 18 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 18 60 54 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी चाहिए। ये देखिए इसे ये रेशियो में होता है, तो जैसे कि हम यहाँ पे 1 का मान निकालेंगे 18 आ जाएगा, तो फिर 1 का मान है तो 3 का मान निकालेंगे 54 वर्ष। अगर पूछा होता 6 साल बाद बताओ, उसमें 6 और जोड़ देते हैं। अब जैसे ये तो ये हो गया शॉर्टकट विधि। अब देखिए अगर मान लो शॉर्टकट विधि आपको नहीं आ रही है तो क्या करना है, बहुत सिंपल है। देखिए पिता की आयु मान लिया x और उन बच्चों का आयु मान लिया y, दोनों बच्चों का y। कहा है कि पिता की आयु जो है वो बच्चे की आयु का 3 गुना है, एक इक्वेशन बन गया। फिर करा 6 साल बाद, 6 साल बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x + 6, और बच्चे का आयु कितना हो जाएगी 6 साल बाद, 12, y + 12 का है 12 का, कि 2 बच्चे हैं दोनों का जोड़ेगा, जितना से 6 तुम हो और एक लोग है, अगर तुम मान लो तुम्हारा आयु 20 है उसका आयु 1 है 21 है, तो दोनों अगर 6 साल बढ़ोगे तो दोनों में 6 ऐड होगा ना, इसलिए 12 हो जाएगा, यानी कि y + 12। देखिए बोला है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु यानी उसके पिता की आयु उन बच्चों की आयु के योग की 2 गुना है, ठीक है, हो गया। एस और वाई में 2 इक्वेशन बन गया, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है, 2 इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, एस का मान उठा के यहाँ रख देंगे, एस बराबर कितना है 3 × y, तो एस का मान रखेंगे यहाँ हो जाएगा 3y + 6, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2y + 24, ठीक है। देखिए ये 2y पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा y, और 6 को इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 18, यानी y मान आ गया 18, ठीक है। यानी बच्चे की आयु आ गया 18, तो उसके पिता की आयु कितना होगा y × 3, तो y की जगह 18 रख लेंगे, 3 हो जाएगा, 18 × 6 = 54। देखिए आपको ट्रिक करना है, चाहे बेसिक भी देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ग्रुप डी मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, अब आराम से 12 से 13 मिनट में पेपर उड़ा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है, कह रहा दी गई आकृति रेक्टेंगल ABC है, ठीक है, में रेक्टेंगल A B और C है, में जहाँ DE जो है वो BC की पैरेलल है, DE एक दिया है और ये BC के पैरेलल, यानी ये और ये लाइन जो है समानांतर है। समानांतर होने का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे, यानी कि कभी भी मीट नहीं करेंगे, चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक जाएंगे, लेकिन कभी भी मीट नहीं करेंगे, ठीक है।
देखिए अब क्या दिया है, ए डी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है 7, और ए ई का मान दिया है 3.5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है 3.5, ठीक है। और डी बी का मान दिया है 6, डी से बी का मान दिया है 6, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ए सी का मान पूछा, यानी कि टोटल का मान यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आप लोग समझ गए। दी गई आकृति ट्रायंगल ए बी सी में डी जो है बी सी का, ये देखिए जैसे कि क्या होता है कि अगर जैसे कि तुम दो समानांतर लाइन खींच दोगे ना ट्रायंगल को, तो ये जो ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी क्या होंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई त्रिभुज है, उनके तीनों कोण बराबर हो जाए तो समरूप त्रिभुज कहते हैं, या फिर तीनों भुजा बराबर हो जाए, या फिर दो कोण एक भुजा बराबर हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है, मान लो ए बी सी है और डी ई एफ है, ये तो बस याद करके रहो। समरूप त्रिभुज दिखा तो ये तुमको हमेशा आना चाहिए, ए बी सी है, यानी तुम इसको लिख सकते हो ए बी अपान में डी ई, ठीक है, और इक्वल टू ये देखो बी सी अपान में एफ, यानी बी सी अपान में ई एफ, फिर इक्वल टू फिर देखो ए सी अपान में डी एफ, ठीक है। इतना तुमको आना चाहिए जहाँ समरूप त्रिभुज दिख गया, ठीक है, एकदम सिंपल। इसका ए बी अपान में डी ई, बी सी अपान में ई एफ, ए सी अपान में डी एफ, ठीक है। अब देखिए यही कंडीशन इसमें मैं लगाता हूँ, देखिए देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, जो ट्रायंगल है ए डी ई समरूप है किसके, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी के, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। तो देखिए मैं ये वाला फार्मूला लगाता हूँ, तो यानी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे मैं, ए डी अपान में ए बी, ठीक है, ए डी अपान में ए बी, इस त्रिभुज का यहाँ से यहाँ तक का दूरी अपान में इस त्रिभुज का यहाँ से यहाँ तक का दूरी इक्वल टू ए ई, देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी, फिर अपान में यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यानी ए ई और अपान में ए सी। देखिए मुझे ए डी का मान पता है 7, ठीक है, और मुझे जो डी बी है यानी ए से बी, ये यू मान पता है 6, 7, 6, 6, 12, 1, 13, ठीक है, यहाँ पे 13 लिख देंगे। अब मुझे देखेंगे ए ई का मान भी पता है 3.5, और ए सी का मान निकालना है, ठीक है, हो गया। तो कुछ करना ही नहीं है आपको, क्या करना है, काट दो, 7 × 6 = 35, 0.5 बचेगा, फिर ए सी का मान 13 × 5 = 65, यानी 6.5, ऑप्शन में दिया है 6.5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हो गया। समरूप त्रिभुज दिखे, बी वाला तो एकदम पक्का याद रखो, ये कुछ तुमको नहीं आता समरूप त्रिभुज में तो ये याद रख लो, ए बी अपान में डी, बी सी अपान में ई एफ, ए सी अपान में डी एफ, ठीक है। और ये हर पेपर में क्वेश्चन पूछता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है कि 24 पेंसिल का क्रय मूल्य है, इसको देखिए जो कहे उसे लिख दें, ऐसे लिखिए 24 मूल्य को कास्ट प्राइस लिख दिया ना, इक्वल टू 16 पेंसिल के विक्रय मूल्य मेरे यानी 16 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, जैसे कहा उसे लिख दिया। अब पूछा कि कितना लाभ होगा, उसको इतना लिख दिए, ऐसे देखो कास्ट प्राइस अपान में सेलिंग प्राइस, सेलिंग को नीचे लिया 16 अपान में 24, ठीक है, यानी कि देखो वो खरीद रहा है 16 रुपये का, बेच रहा है 24 रुपये का, ठीक है, तो यानी कि इसको लाभ कितना होगा, 16 रुपये में तुम खरीदोगे, 24 रुपये को बेच दोगे तो लाभ होगा 8 रुपया का। खरीदे कितने थे, 16 रुपया का इंटू 100, तो फार्मूला जानते होगे ना, प्रॉफिट परसेंटेज अपान में कास्ट प्राइस इंटू 100, तो प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपया का, 16 रुपया से कास्ट प्राइस इंटू 100, 8 दूना 16, 50, यानी कि उसको 50% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो डी है सही है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है,
तो तीसरी और पांचवी संख्या का योग। पहले तो आपको पता होना चाहिए सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए तो सम संख्या कहते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। अब कह रहा है कि लगातार 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 2720 है। तो तुम जैसे मान लो अगर पहली संख्या x है, इसको 2 को तुम x मान लो, ठीक है। तो x 4 लाने के लिए क्या दूसरी संख्या क्या लिखोगे? x प्लस 2, ठीक है। इसको क्या लिखोगे? x प्लस 4। इसको क्या लिखोगे? x प्लस 6, फिर x प्लस 8। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ऐसे मान, क्योंकि अगर देखो तुम इसको जोड़ोगे तो कभी भी 2720 नहीं आएगा। अब पता नहीं कहाँ से स्टार्ट है, जैसे कि 80 से स्टार्ट है, 85 यानी 86 से स्टार्ट है, तो तुम उसको x मान लो एक को, फिर इसको देखो ऐड कर लो ऐसे। अब इसको देखो ऐड करो, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 8 इक्वल टू देख कितना दिया है? 2720। देखिए 1, 2, 3, 4, 5x हो जाएगा। इसको करो 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20 हो जाएगा। इक्वल टू 2720, यानी कि 5x का मान कितना आएगा? 2700। s का मान कितना आएगा? 50, 25, 5 से भाग देंगे, 50, 25, 5 हो गई 540 रुपया, यानी 540 आ रहा है। तो पूछा क्या है? तीसरी और पांचवी। देखिए पहली संख्या क्या था? ये था। दूसरी संख्या में माना था x प्लस 2, तीसरी संख्या माना था x प्लस 4, चौथी संख्या माना था x प्लस 6, और पांचवी संख्या माना था x प्लस 8, ठीक है। और उनका योग कर दिया था, यही आया था। अब मुझे x का मान आ गया है, तो मुझसे पूछा है तीसरी और पांचवी का योग कर दो, यानी तीसरी कितना है? x प्लस 4, और पांचवी है x प्लस 8, इनका योग कर दो। x का मान देखो दिया है 540 प्लस 4, 540 प्लस 8, 540 कितना होगा? 1080, 8, 4, 12, ठीक है। 2901, 1092 आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। और हाँ, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा 50 सब्सक्राइबर पहले बता दी, कर दीजिए आप लोग, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए इस 5 के पावर 5 इंटू में दिया है 125 के पावर में -2/3, फिर इंटू दिया है 25 के पावर माइनस में 1/2। देखिए कुछ नहीं करना है आपको इसमें, पहले क्या करना है देखिए, ऐसे लिख लीजिए इसको 5 के पावर 5, ठीक है। 5 के पावर 5 लिखिए, फिर इंटू में 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब कितना होता है? 125, ठीक है। तो 5 से क्यूब कर दीजिए इसको, 5 का क्यूब की पावर -2/3, फिर इंटू ये देखिए 25 किसका है? 5 का होल स्क्वायर पावर -1/2, ठीक है। आप लोग ये जानते हैं कि नहीं, जैसे कि लिखा होगा a के पावर m इंटू एन, तो इसको क्या लिख सकते हो? a m और n का मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5 के पावर 5, देखिए 5 के पावर 3 है, पावर माइनस, यानी a मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 इंटू -2/3 मल्टीप्लाई होगा तो कट के आएगा कितना? -2, यानी कि क्या बचेगा? 5 के पावर -2, फिर इंटू देखिए यहाँ पे देखिए 2 और -1, 2 इंटू -1/2 बचे कितना? -1, ठीक है। और आप लोग ये जानते हैं कि नहीं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ a के पावर -1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a, ठीक है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ऐसे कहीं भी लिखा होगा, जैसे मान लीजिए लिखा होगा 1/b, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो b पावर -1, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि ऐसे लिखा 1 पावर m इंटू 1 पावर n, तो ये एक फॉर्मूला होता है 1 पावर m प्लस n, ठीक है। ये अगर ये सेम है, मल्टीप्लाई लगा तो इन दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए सभी मल्टीप्लाई लगा है और बेस सेम है, सबका बेस 5, 5, 5 है, बस ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, 5 -2 -1, यानी 5 के पावर आएगा 2, ठीक है, यानी आंसर आएगा 25, यह ऑप्शन में सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11
कह रहा है एक व्यक्ति एक अलमारी को एक निश्चित मूल्य एच पर बेचता है, ठीक है, और उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। देखिए अभी क्वेश्चन में बोला है ना, उसको जो लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर हो रहा है। एक तो जैसे लाभ हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कास्ट प्राइस निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पे 20% है। अब 20% का मान क्या लिखोगे, 1/5, ठीक है, यानी कि ये जो है सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस पे उसको लाभ हो रहा है 1 का, ठीक है। तो कास्ट प्राइस क्या होगा, 5 में से का 4, क्योंकि तू बेच रहा है 5 का, लाभ हो रहा है उसको 1 का, तो खरीदा कितने का होगा, 4 रुपये का ना, और सेलिंग प्राइस है उसका 5, ठीक है। फिर देखिए क्या क्या है, क्या उसके विक्रय मूल्य पर 20% छूट की लाभ प्राप्त होता है यदि वह जिस कीमत पर वह अलमारी खरीदता है वह 10% बढ़ा दी जाती है। यानी कि यदि वह जिस कीमत पर वह अलमारी खरीदता है उसको यानी कि कास्ट प्राइस को कह रहा है 10% बढ़ाए दो, और वह उसे बेचता है और यस से 4% अधिक कीमत करता है। थोड़ा रुको यार, क्वेश्चन गड़बड़ रहा है। एक व्यक्ति अलमारी को एक निश्चित मूल्य एच पर बेचता है, उसे विक्रय मूल्य 20% लाभ होता है यदि वह जिस कीमत पर वह अलमारी खरीदता है वह 10% बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि अच्छा इसको मान लो 400, इसको मान लो 500, ठीक है। 400 का 10% कितना हो जाएगा, 440। और फिर कह रहा है कि और कह रहा है एस से 4% अधिक कीमत है और उसे बेचता है, एस से 4% अधिक कीमत है। अच्छा उसकी जो सेलिंग प्राइस है 4% अधिक, यानी 104/100, 5 चौका 20, 2 5 एकम 5, यानी 520 का। तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट देखिए हो रहा है 60 20 80, 440 × 100, ठीक है। 0 से 0, 4 दूनिया 4 एकम 4, यानी कि आ रहा है 200/11, 11 एकम 11, 9 11/88, यानी 18.1 आ रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग अब समझिए, पहले क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला था इसको कि 20% का लाभ हो रहा है लेकिन सेलिंग प्राइस पे। 20% को मैंने लिखा 1/5, सेलिंग प्राइस था ये, और उस पर ये लाभ है, यानी सो प्रॉफिट हो रहा है। जैसे तुम अगर कोई चीज़ 5 रुपये बेच रहे हो और तुमको 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है इसमें, तुम खरीदो कितने को होगे, यानी 4 रुपये खरीदे होगे ना, यानी कास्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है। फिर क्वेश्चन बोला है ना, फिर 4 को 20% बढ़ा दें, यानी कास्ट प्राइस जो है 10% बढ़ जाता है। तो तुम इसको 10% बढ़ाने के, इसको रेशियो होता है, रेशियो में 4 से इधर कर दो, इसको 500 कर दो, फिर इसका 10% बढ़ा दो। 10% कैसे बढ़ाओगे, 400 में 110 से मल्टीप्लाई करके 100 कर दोगे, और 500 का 4% बढ़ाना था, ठीक है। बस यही मैंने किया था यहाँ पे, ठीक है। इनको दोनों बढ़ाए, 440 है, 520 है, यानी 440 करके 520 का बेच दे रहा है, तो लाभ हो रहा है उसको 280 रुपये का। कास्ट प्राइस है 440 × 100, ठीक है। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, बोला है कि 34 का क्यूब कर लो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर मुझे नहीं क्यूब करने में थोड़ा टाइम, स्क्वायर तो मुझे निकालने आता है। स्क्वायर कैसे निकलता है, पहले 4 का होल स्क्वायर करेंगे, 6 से लगाए, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 दूना 24, 1 25, 5 80 लगा 2, फिर क्या करेंगे 3 3 के 9, 2 11, इसका आ गया होल स्क्वायर। फिर इसमें 34 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौका 24 की 4, 80 लगा 2, 4 पंजे 20, 2 22, 4 एकम 4, 2 6, फिर 4, 74 इकट्ठा 3 5 15, 1 16, 3 एकम 3, 1 4, फिर 3 एकम 3, यानी 4 10 12 1 13 8 9 3, 3 9 3 0 4, ऑप्शन नंबर बी। देखिए होल स्क्वायर आपको निकालना आना चाहिए। जैसे किसी मान लो 21 का होल स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, पहले 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 लिखोगे, फिर क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 एकम 2, फिर आया 2, फिर उसका भी 2 गुना करोगे, 2 दूनी 4, 4 लिख दिए,
फिर एक को छोड़ फिर लास्ट वाले का होल स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4, 441। ठीक है, ऐसे करना होता है। एक और बता देता हूँ, जैसे मान लो 22 का निकालना हो, क्या करोगे, पहले क्या करोगे, पहले वाली इकाई अंक का होल स्क्वायर करोगे 4, 2 दूनी 4 लिख दिए। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, फिर आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 2 गुना, 2 दूनी 4 गुना 8, फिर लास्ट वाले का होल स्क्वायर 484। ठीक है, ऐसे स्क्वायर निकलता है। नहीं देखते क्वेश्चन नंबर 13 में तो कुछ नहीं है यार, इसको तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे इतना बताने के बाद। 12 का क्यूब दिया, 6 का होल स्क्वायर दिया है, 12 का क्यूब दिया, 6 का होल स्क्वायर दिया, 8 दिया है, 4 के पावर 5 दिया है, 3 के पावर 5 दिया है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, कुछ करना है नहीं है इसमें, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक व्यक्ति 2 घंटे में इतना किलोमीटर जाता है। कह रहा है कि जैसे कि 10.5 किलोमीटर और 2 घंटे में जा रहा है, तो उसके द्वारा गति से 5 घंटे में, तो कह रहा है 5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी। पहले तो चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी है 10.5, समय लग रहा है 2 घंटा, तो 2 पंजे 10, 2 1 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि आ रहा है 5.525 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ गई। और ठीक है, तो स्पीड आ रही तो पूछ रहा है 5 घंटे में कितना जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो इनका, चाल कितनी है 5.25, दूरी निकालना है, समय 5 घंटे, तो डी बराबर क्या होगा 50/25, 5 दूनी 10, 2 12, 50/25, 25.25। कहीं गलती किया हूँ क्या मैं? 50/25, 5 दूना 10, 2 12, 50/25, 26 है भाई, 26.25, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय निकालो, तुम्हारा चाल आ जाएगा। चाल निकालने के बाद 5 घंटे में पूछा है, यानी कि तुम मान लो कि 3 किमी प्रति घंटे जा रहे, तो 5 घंटे में कितना जाओगे, बस 5 3 15, ऐसे कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 68 है। मान लो कि एक व्यक्ति हो गया एक्स और उसका पुत्र हो गया वाई, ये व्यक्ति है उसका पुत्र है, का योग 68 है। कह रहा है 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है। 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितना हो जाएगी, x+5। ये है व्यक्ति, ठीक है, और ये है पुत्र, और पुत्र की आयु की y+5, 5 गुनी हो जाएगी। ठीक, इंटू 5, बस बन गया इक्वेशन। कुछ नहीं करना है भाई, देख रहे हो क्या है, ग्रुप डी पेपर एकदम सिंपल। 5 वर्ष बाद बोला था, 5 वर्ष बाद इसका वाई उतना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद इसका वाई उतना हो जाएगा, यानी y+5 x+5। और बोला है कि 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु, यानी कि व्यक्ति कौन है, ये है की आयु, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु ये है कि 5 गुना हो जाएगा, यानी 5 हो गया। बस अब इसे सॉल्व कर देना है, यानी x+y = 68, x+5, 5y प्लस में 25, यानी x - 5y = 25। ठीक है, दो इक्वेशन बन गया, x+y = 68। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसको देखिए सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस वाले इक्वेशन में जो 2 है ना, उसमें 5 का पहले मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 5 का मल्टीप्लाई करो कितना है, 5 1 5 है, 5y, 5 × 40, और 5 6 30, 30 4 34। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके नीचे लिखेंगे x - 5y = 25। इसे 25 से कट गया, बचेगा 6x, 6x 5 6 3, s का मान कितना आ जाएगा, 6 4 का 36। सॉरी ब्रो, कहीं तो गलती हुई है। ठीक है, एक व्यक्ति उसके पुत्र की आयु का 68 है, 5 वर्ष में व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, थोड़ा सा देखते हैं, इस आर्टिकल भी करते हैं। ठीक है, आर्टिकल थोड़ा नहीं लग पाएगा, यहाँ पे कुछ तो गलती किया हूँ भाई। x - 5y, हाँ यहाँ देखो 20 था, ये यहाँ पे जाएगा, घटाया ही नहीं था, 20 था। तो अगर मैं यहाँ पे 20 है, x - 5y 20, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो
तो 0 होगा, 6 360 होगा, यानी कि 60 आएगा। इसका मान पूछा किसका था? पुत्र की आयु, यानी कि वाई का मान पूछा है ना। तो वाई का मान हो जाएगा 8, सॉरी कल 8 है ना, 8 मानना था। ये देखिए यहाँ पे देखिए एक्स का मान उठा के यहाँ पटकेंगे एक्स में, यहाँ 60 हो जाएगा। 60 प्लस एक्स, 60 प्लस वाई इक्वल टू 8, यानी वाई बराबर 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें क्या बोला है कि दी गई आकृति में क्यू एस और जो है ये पैरेलल है, आर एस और पी क्यू पैरेलल है, इतने का मान दिया था। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये जो लाइन है खींचा है, इसका एंगल दिया है, ये एंगल 60 डिग्री है। ये पॉइंट ये है, एफ है, यस है, क्यू है, ये है पॉइंट पी है, ये है आर। देखिए इसमें क्या बोला है, क्या है कि ये और ये पैरेलल है। देखिए क्वेश्चन लिखा है एफ और क्यू एस, एफ क्यू एस पैरेलल है, ठीक है। अब बोला है कि पी क्यू और आर एस ये भी पैरेलल है, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर ये 60 डिग्री हो तो मैं यहाँ से एक लाइन से खींच दूँ, ये कितना होगा? तो हमको क्या लग रहा है, ये और ये बराबर नहीं है, लग नहीं रहा है तुमको? ये भी 60 डिग्री होगा। मैं अगर एक लाइन यहाँ से भी खींच दूँ, ठीक है, देखो जैसे कि ये देखो, ये एंगल जो यहाँ बन रहा है सेम टू सेम एंगल यहाँ भी बन रहा है, ये भी देखो 60 डिग्री हो जाएगा। और एक लाइन में यहाँ पूरा डिग्री कितना होता है? 180, तो ये 60 है तो ये कितना होगा? 120। बस कहानी खत्म। यही पूछा था कि आर ई एफ का मान बताना था, कितना है? 120 डिग्री। अब सिंपल क्वेश्चन। ये आपको जैसे ये भी याद होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है। बस वही है, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक आयत की भुजा 8.10 के अनुपात है, 8:10 के अनुपात एक आयत हो गया। कह रहा है ये 8 है तो ये 10 है, इसका परिमाप 90 है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है कि इसको जोड़ दो तो परिमाप हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई से ट्रायंगल दिया है, ये भी आयत दिया है, तो ये दो एक दिया है, तो परिमाप पूछेगा क्या? जोड़ दो, 2 2 4 1 5 1 6, परिमाप हो गया। लेकिन तुमको देखो यहाँ रेशियो में दिया है 8:10, तो इसको मान लो 8 है, इसको मान लो 10 है, तो ये भी होगा 8 है, ये भी होगा 10 है। जोड़ दो कितना होगा? 10 10 20, 8 दूना 16, 20 10 30 36 एक्स का मान देखो दिया है 90, यानी आयत दिया है। एस का मान आ गया 90/36। अब मुझसे पूछा है एरिया, यानी आयत का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। एरिया बराबर कितना होगा? पहले देख लो एक बार जोड़ी सही है ना, 10 10 20 और 16, 6 3 सही जोड़े हैं, ठीक है। अब देखिए एरिया फार्मूला क्या होता है? एरिया होता है कि बेस इंटू हाइट, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई उसका है 10x, चौड़ाई है 8x, 80 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स का मान मैं निकाला ही हूँ, 90/36 इंटू 90/36, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है। ये 3 से काटता हूँ, 3 1 3 दूना 6, 3 3 9, 6 4 36 होगा, 6 5 30, ठीक है। यानी भी कटेगा, 2 6 12 15, यानी कि 225, यानी 80/36 इंटू 225। कुछ तो गलती नहीं कर रहा हूँ, अभी तक तो नहीं कर रहा हूँ यार। 225 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40/18 इंटू 225। अगर मैं काट रहा हूँ तो 20/9,
दशमलव में आना चाहिए यार, ऐसा तो दिया ही नहीं है। तो पूरा सॉल्व करता हूँ। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 से कट जा रहा है, 9 5 45 यानी 500 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है नीचे दिए गए आलेख वर्षों के दौरान दो राज्यों की जनसंख्या दर्शाया गया लाखों में। मतलब 2 राज्य है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार, उनकी लाखों में संख्या एक कह रहा है, मान लो 40 लाख है, 38 लाख है, 2013 में इतना था, 2014 में 45 लाख 52 लाख हो गया, 2015 में 38 लाख 52 लाख हो गया। ठीक है, का अध्ययन कीजिए, उत्तर दीजिए। उत्तर क्या पूछा है? 2013 में राज्य ए कौन सा है? 40 और बी की कुल आयु, यानी कि 2013 में इन दोनों का कुल जनसंख्या और तथा 2018 में ए और बी कुल जनसंख्या कितना है। पहले देखिए 2013 का निकालता हूँ। 2013 में कितनी जनसंख्या है? 40 38 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 4 यानी 78 लाख रहा 2013 में ए और बी की संख्या। और 2018 में कितना हो जाएगा? 2018 में देखिए एक 52 है, 72 है, तो 52 72 जोड़ देंगे, 4 और 7 5 12 124 24,000। इन दोनों का कह रहा है घटा दो। 14 में से 8 जाएगा 6, 11 में से 8 दिया 4, बचेगा आपका 46 लाख। 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 ठीक है। देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया है। यदि एक संख्या है तो नहीं दूसरी। इसमें एक तो फार्मूला एलसीएम एचसीएफ पे एकदम रट्टा मार लो। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या है। याद करने में भी कुछ नहीं जा रहा है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम दिया है 1080 और देखिए एचसीएफ दिया है 30,000, यानी एचसीएफ दिया है 1080 और एचसीएफ दिया है 30,240। पहली संख्या भी दे दिया है 4320। दूसरी संख्या निकालना है, बस कट्टा पिट्टा कर दो, आंसर आ ही जाएगा। जब कट्टा बट्टा जब ज़्यादा दिक्कत करे ना, पहले जो सिंपल से काट लो। तो 4 3 7 2 9, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, काट दो पहले 3 से। ठीक है, 3 तरीके में 3 चौक 18 0, 3 एक कम 3 3 चौके 12, 3 चौके 12 0। अब देखो अब भी 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 और 24। अब भी 3 से कटेगा, 12 से काट दो, 12 दाम 120, 12 चौक में 4 48 40। ठीक है, फिर 10 से काट दो 4, यानी N2 का मान जो आ रहा है 30 2 40 4 4 7 28। बस अब सॉल्व नहीं करना, देखिए 7 एक ही में है, डी वाले में हो गया। पूरा काटोगे वही आएगा 7560। 19 20 देखो लगाते हैं, एकदम महा सिंपल क्वेश्चन। देखिए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर उसे कहते हैं ना जो तो स्वयं से कटता है और जो एक से कटता है। जैसे कि 2 देखो, एक तो 1 का भाग जाएगा, एक को 2 का भाग जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा। अच्छा मैं 4 बताओ, हो सकता है? 4 में देखो 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा। 4 प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। लेकिन देखो 9 नहीं है, क्योंकि देखो 1 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 9 से जा रहा है, जो केवल बस 2 से जाए। एक तो 1 होगा और एक तो खुद स्वयं 1 2 3 4 5 का योग्य में से जोड़ देना है। 3 2 5 5 5 10 10 7 17 1 18 और 10 28। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं ग्रुप डी का मतलब कुछ नहीं। ग्रुप डी अगर तुम्हारा बस बेसिक आ रहा है तो बेसिक अगर पढ़ लो तो ग्रुप डी का 25 में से 25 आसानी से कर सकते हो। एक भी गलत नहीं होगा, एक क्वेश्चन नहीं। एक ही दो संख्याओं का योग दिया है, उनका अंतर भी दिया है, संख्या ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का योग a + b। ठीक, और फिर कह रहा है उनका अंतर a - b का अनुपात दिया है 8/3। बस
देखिए एक कुछ चीज़ याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कभी भी दिया ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी ना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी अपान में ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपान में सी माइनस डी। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिखा है, इसको मैं ना कम कर दूंगा ए बाई बी, इसको कर दूंगा 8 + 3 8 - 3 यानी 11/5। ठीक है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या का अनुपात 11/5 बस। ठीक है, ये जैसे इसको भी ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, तो इसको हमें ऐसे भी लिख सकते हो। और तो इधर भी ए प्लस बी ए माइनस बी, मैं भी यही लिखा हूँ, जैसे इसको ऐसे ही लिखा हूँ। मान लो ऐसे इसको ए मानो, अगर इसको कैपिटल बी मानो, तो इसको क्या लिखोगे ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको सॉल्व करोगे ना तो ए बाई बी आएगा। देखो सॉल्व करके देख लो, ए प्लस बी प्लस में ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस में ए प्लस में बी। देखो बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। देखो 2a/2b आया यानी ए बाई बी। देखें बस वही है। क्वेश्चन नंबर 22, एक ट्रेन 24 मिनट में 20 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, यदि उसकी चाल बढ़ा दी जाए तो उतनी दूरी। ये आप लोग करिएगा, इसका मैं कंसेप्ट पहले क्वेश्चन में करा दिया हूँ। 23, हाँ देखिए 23 देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए दिया है सेक 33 डिग्री, कोसेक 57 डिग्री, माइनस में काट में 57 डिग्री, टेन 33 डिग्री, काट 47 डिग्री और काट 43 डिग्री। ठीक है, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये जो होगा सेक 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कोसेक 57 डिग्री। कैसे, ऐसे लिख सकते हो, सेक 90 माइनस नहीं कोसेक 90 माइनस में 33। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस थीटा। और 90 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा 57, यानी हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री। ऐसे ही काट को क्या लिख सकते हो, काट 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो ये 57। देखो 90 57 घटाओगे कितना आएगा 33। ये भी लिख सकते हो टेन स्क्वायर 30 डिग्री। टेन नहीं काट, मैं 10 को लिखूंगा। ठीक है, सॉरी इसको छोड़ो, पहले मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, फिर से देखो, सेक 33 डिग्री, कोसेक 57, माइनस में काट 75, काट 57, इंटू में टेन 33 और प्लस में काट 47 और काट 43 डिग्री। ठीक है, देखिए इसको देखिए पहले, मैं देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस 33, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है सेक थीटा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 57 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा कोसेक इसका 57 डिग्री, फिर माइनस में ये देखो टेन 30 डिग्री है, टेन 33 को क्या लिख सकते हो, काट 90 माइनस 33, और 90 में से 33 घटाओगे काट 57 डिग्री, यानी कि इसमें बड़ा तो काट 57 डिग्री हो जाएगा। फिर ये देखो काट और काट 43 इसको काट 43 को लिख सकते हो टेन 47, वही काट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, तो हो जाएगा टेन 47। और टेन 47 काट 47 कितना हो जाएगा 1, या तो जानती होंगे टेन थीटा इंटू काट थीटा इसको 1 होता है, उससे मैं 1 कर दिया। और ये वाला फार्मूला लोग जानते ही नहीं,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी इसका ही मान टोटल का मान 1 आ जाएगा, यानी 1 + 1 इक्वल टू 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। ये भी देखिए क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। देखिए निम्नलिखित आले में वृत्त आले के निश्चित उत्पाद के निर्माण में एक दिए गए व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए और बताइए। देखिए यानी कि एक को अगर तुम सामान बना रहे हो ना, तो उसमें ये पैसा लग रहा है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल यानी मटेरियल में कितना पैसा लग रहा है, 24% पैसा। लेबर कितना पैसा दे रहे हो, 30%। ये देखो एडवर्टीजमेंट यानी जो प्रचार कर रहे हो तो कितना पैसा दे रहे हो, 16% पैसा दे रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन में कितना दे रहे हो, 8%। फिर क्या कह रहा है, यदि 500 उत्पाद यानी तुम 500 टोटल बना रहे हो, ठीक है, और उन प्रत्यक्ष श्रम लागत, और तुम कह रहा है कि जो तुम पैसा दे रहे हो लेबर को दे रहे हो 62,500 रुपया, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो उत्पाद का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि उसे 50% का लाभ कमा सकें। ठीक है, देखिए अब ऐसे लगाइए। देखिए लेबर कार्ड देखिए क्या है, लेबर कार्ड 30% है, यानी कि जो 62,500 वैल्यू है वह 30 का वैल्यू है। तो 100 का वैल्यू निकालोगे यानी पूरा कितना पैसा लगा है, पूरा पैसा आ जाएगा। तुम्हें पूरा 500 प्रोडक्ट बनाने में कितना पैसा लगा वो आ जाएगा। ठीक है। तो फिर इसमें क्या करोगे ना, एक प्रोडक्ट का पैसा कैसे निकालोगे, उसमें 500 से भाग दे दो। ठीक है, एक प्रोडक्ट का पैसा आ गया। फिर कह रहा है उसको 50% का लाभ भी चाहिए, यानी कि इसमें 150 से मल्टीप्लाई कर दो। बस इसको तुमको अब सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं। लेबर भी पैसा दे रहा था 62,500 रुपया। ठीक है, और 62,500 देखो 30% के बराबर है। लेबर कास्ट में देखो 30% है, और लेबर को पैसा दे रहा था 62,500, यानी इसलिए मैं 62,500 जो है 30 के नीचे 30 के ऊपर लिख दिया। फिर इंटू में 100 का मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे जितना पैसा लगा रहेगा पूरा आ जाएगा। ठीक है, मैं कितना प्रोडक्ट बना रहा था, 500। मुझे एक प्रोडक्ट का दाम कितना अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, उसमें 500 से मल्टीप्लाई भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर 500 प्रोडक्ट बनाने में तुमको 1,000 रुपया लग रहा है, तो एक प्रोडक्ट बनाने में कितना लगेगा, 1,000 × 500, 2 रुपया। बस वही मैं किया हूँ। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई चिन्ह लगाओ। फिर कह रहा है कि 50% का लाभ चाहिए, तो 150 से मल्टीप्लाई करके 100 कर दिया। अब इसे कट्टा पिट्टा कर लो, 100 से 100 चला जाएगा। यहाँ से देखो 3 × 25 = 15 हो जाएगा। ये देखो 100 हो जाएगा, 0000 यानी आंसर आ गया 625। 625। लास्ट क्वेश्चन। ये भी देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देख रहे हो 1.5 बराबर 0.02y है। ठीक है, तो यहाँ पे x/y कितना होगा, 0.02/1.5। ठीक है, इतना तो कर ही सकते 75। फिर क्या हो जाएगा, 2/150। ठीक है, 1/75। x का मान 1, y का मान 75, बस रख दो उठाई इसमें 1/y + x में y - x में। x की जगह 1 रखो, y की जगह 75 रख दो, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, x का मान देखो 1 रखोगे तो कितना आएगा, 75 × 1 = 76। 75 में से 1 का कितना बचेगा, 74। आंसर आएगा 74/76। अभी एक बार और काट दो इसको, काटो किसे कटेगा, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 2, 37 × 5 = 38 है। हो गया। देखें बहुत ही आसान पेपर है। ग्रुप बी का अगर आप लोग अच्छे से केवल बेसिक क्लियर करके जाएंगे आराम से कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला याद हो और बेसिक क्लियर हो तो 25 में से 25 आराम से कर सकते हैं।
तो फिर चलते हैं, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके बाय।